वक्त हो गया आप कुरुक्षेत्र का। नरेंद्र मोदी के विरोध में बना इंडिया गठबंधन आपसी विरोध की राजनीति का ही शिकार होता जा रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐलानिया तौर पर इससे दूरी बनाई, फिर तो वाकई बिछड़े सभी बारी बारी। पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र हर जगह आपसी कलह ने विपक्षी एकता के दावों की हवा निकाल दी। फोटो सेशंस, मंच और मीटिंग्स में एकता जाहिर करने वाली इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग का हर्डल पार नहीं कर पा रही। लेकिन सारे रीजनल पार्टीज का विवाद हो रहा है कांग्रेस से ही। कहीं कांग्रेस अपनी ताकत से ज्यादा सीटों के लिए हसरत लिए बैठी है, कहीं उसके सहयोगी क्षत्रप कांग्रेस को सीधा खारिज करने में लगे हैं। नीतीश कुमार यू टर्न लेकर एनडीए के साथ हो लिए। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने 2-2 कांग्रेस को खारिज कर दिया। अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे कब तक साथ रहेंगे, इसकी गारंटी खुद इंडिया अलायंस के पास नहीं है। अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले 16 लोकसभा उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। ऐसा नहीं है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश नहीं की जा रही है या फिर सबक लेने की बड़ी बड़ी बातें नहीं हो रही, सब हो रहा है, लेकिन इस सब के बाद भी कोई ठोस रास्ता भविष्य की ओर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसी पर आज हम कुरुक्षेत्र में बात करेंगे। पहले सुनिए कुछ आज के अहम बयान। इनको मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, इंडिया गठबंधन स्ट्रांग है। आज आप मेरे से निकलवा लीजिए जो कुछ इन्होंने बिहार के अंदर किया। पिछली बार इन्होंने 17 सीट दी थी नीतीश जी को, 17 सीट पे लड़ी थी बीजेपी। 17 की 17 इस बार भी ये 17 सीट दें अगर नीतीश कुमार जी को, 17 की 17 सीटें नीतीश कुमार जी हारेंगे। उन्होंने बिहार की जनता के साथ धोखा किया, तो बीजेपी को इसका नुकसान होने वाला। इस तरह की हरकतें ये देश पसंद नहीं करता। आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए, तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। इंडी गठबंधन की हालत देखिए। पहले उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने कह दिया हम नहीं रहेंगे, पंजाब में केजरीवाल जी ने कहा हम नहीं रहेंगे, राहुल गांधी बंगाल के दरवाजे पहुंचे तो ममता जी ने कहा हम भी नहीं रहेंगे। वो बिहार के दरवाजे पहुंचे तो पता चला गठबंधन ही टूट गया और नीतीश जी एनडीए में आ गए। तो मैं ऑन द लाइटर नोट कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर वो लोग बहुत सवाल उठाते थे, तो मैं उनसे कहूंगा जरा राहुल गांधी की यात्रा किस मुहूर्त में शुरू की थी, जरा किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से इस बात में विचार कर लें, क्योंकि जहां जहां चरण पड़े राहुल के तहता बंटाधार। अब जितने भी चेहरे लगा लो, ये भ्रष्टाचार तुष्टीकरण छुपने वाला नहीं है। अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। আর তৃণমূল কংগ্রেসের কি অবস্থান এটা ইতিমধ্যেই আমাদের দলের সভানেত্রী স্পষ্ট করে বলেছে। আমরা একাধিকবার কংগ্রেসের সাথে আলোচনা করেছি, কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে বৈঠক হয়েছে এবং শেষ যে মিটিংটা হয়েছিল দিল্লিতে, সেখানেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে সিট শেয়ারিং শেষ করে কে কোথায় লড়বে, অ্যালায়েন্সের কোন দল কোথায় লড়বে, সেটা আপনি স্পষ্ট করে 31শে, যদিও আমরা বারবার চাইছিলাম এটা যত দ্রুত হয় তত ভালো, কিন্তু বারে বারে বলার পরও হয়নি। তারপর শেষ মিটিং যখন হলো তখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে আপনারা সিদ্ধান্ত নিন। सबके बयान आपने सुने। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो कह रहे हैं हमने तो कहा था कर लो सीट शेयरिंग, आप मामले को टाले जा रहे हैं, तुम कब तक इंतजार करेंगे। बहरहाल अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। अजय जी स्वागत है आपका। अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी राजविलास पार्टी से,
बहुत स्वागत अरविंद जी आपका भी। हमारे साथ सुनील साजन जी हैं समाजवादी पार्टी से। सुनील जी स्वागत है आपका। जैन जिज्ञासु जी आरजेडी से हमारे मेहमान हैं आज। जैन जी स्वागत है आपका। अभय दुबे जी कांग्रेस से हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं किसी भी वक्त, दिख रहे हैं मुझे, शायद फोन उनका थ्रू हो जाए। अजय आलोक साहब, आज आप लगातार इंडिया गठबंधन पर निशाना लगाते हैं, खासकर जब नीतीश कुमार इधर आ गए तो आपने कहा कि अब ये नाव डूब ही चुकी है, ध्वस्त हो चुका है ये गठबंधन। आज राहुल गांधी बिहार में ही थे और उन्होंने कहा जाते हैं तो जाएं, हमें जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो जरा सा दबाव पड़े और बिखर जाएं। हम लड़ रहे थे, लड़ते रहेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। तो ठीक ही तो कहा। वो तो गाना, या उनको ये गाना गाना चाहिए था राहुल गांधी को, जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। सलाम दुआ भी नहीं हुई, ऐसे ही चले गए बेचारे राहुल गांधी। सौरभ जी, मैंने आपको बोला था आज से 1 महीना 2 महीना पहले ही, जब ये घमंडिया की शुरुआत हुई थी, ये कुछ नहीं है, ये घमंडिया वमंडिया है ही नहीं कुछ, ये बर्ड सेंचुरी है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी आपने देखा है ना, दिल्ली के बगल में। जनवरी फरवरी पक्षी आके बैठते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी सीजन होता है, तमाम जातियों के पक्षी आके वहाँ बैठते हैं, और उसके बाद फरवरी से जैसे ही थोड़ा सा मौसम बदलता है, सब पक्षी अपनी राह ले लेते हैं। तो ये क्या थे? ये भी पक्षी थे, वी प्लस पक्षी। एकता कहाँ से होगी इनमें? ये घमंडियों का समूह एक दूसरे से इतना ज्यादा चिढ़ता है, एक दूसरे को अजगर की तरह निगलने को तैयार रहता है। और कांग्रेस पार्टी तो जीता जागता एग्जाम्पल है ना भाई। कर्नाटका में जेडीएस को निगल गई, तेलंगाना में बीआरएस को निगल गई, और ये मुसलमान जोड़ो यात्रा उसी के लिए है। ममता दीदी या बदरुद्दीन अजमल या बाकी लोग चिढ़ रहे हैं, या समाजवादी पार्टी चिढ़ रही है, वो इसीलिए चिढ़ रही है कि कांग्रेस उनको निगलने आ रही है। मुसलमान जोड़ो यात्रा के तहत मुसलमानों का वोट एक तरफा कांग्रेस को दो, बाकी कुछ मिल जाएगा। इन लोग क्षेत्रीय पार्टी निपट जाएंगे, इनको अपनी एग्जिस्टेंस की चिंता है। अभी तो देखिए, अभी तो वो कहावत है ना एक, वो जहां पड़े शहजादे के पांव वहां हुआ बंटाधार। तो यात्रा शुरू की, बदरुद्दीन अजमल भागे असम में, दीदी भागी बंगाल में, बिहार में घुसने के पहले नीतीश जी ने प्रणाम किया। अब यूपी जाएंगे, क्या होगा? महाराष्ट्र में उससे पहुंचते तो कहानी खत्म, बर्ड सेंचुरी का काम खत्म। तो ये पक्षी अभ्यारण्य घूमने का जो काम है, इस पक्षी अभ्यारण्य घूमने से सिर्फ एक का फायदा होगा, मुसलमान जोड़ो यात्रा थोड़ी और मजबूत होगी। जी अभय जी, मुझे लग रहा है कि सुन पा रहे हैं आपको। अभय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, अब आ रही है। जी जी जी, नमस्कार, स्वागत है अभय जी आपका। अजय आलोक जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने कहा ये गठबंधन नहीं है, ये तो पक्षी अभ्यारण्य है। ये एक ऐसा कुनबा है जिसमें कभी कोई 2 दल एक साथ हो ही नहीं सकते। इनमें एका होना ये विरोधाभास है, ये हो ही नहीं सकता है। अच्छा देखिए, ये केवल आरोप की बात नहीं है, ये तो हम लोग देख रहे हैं ना कि जो बंगाल में हुआ ममता जी गई, बिहार में हुआ नीतीश जी गए, अखिलेश यादव जो हैं वो एक तरफा सीटों का ऐलान करते हैं। आप कहते हैं अभी तो हमसे बातचीत जारी है, अभी आपने खुद ही ऐलान कर दिया, तो हो तो ये रहा ही है। आम आदमी पार्टी, सौरभ जी, घर में एनसीपी, रखे उद्धव ठाकरे। एक सेकंड अबे जी। सौरभ जी, घर में रखे 4 बर्तन बचते हैं, क्योंकि घर आस्था से चलता है। सराय में रखे बर्तनों की कभी आपने आवाज नहीं सुनी, क्योंकि वहां व्यापार किया जाता है। मोदी जी और उनकी पार्टी शुद्ध व्यापार में लगी है, कहां तुलना करते हो आप? बहुत कठिन जाता है अजय आलोक को। कल तक नीतीश बाबू को रद्दी माल बता रहे थे, प्रधानमंत्री जी मंच से कह रहे थे कि महिलाओं के लिए जिसने इतनी घृणित बात सदन में की, बिहार की महिलाओं पूरे विश्व में बेइज्जती कर दी नीतीश कुमार ने। जिसको गाली देते हैं उसको गले लगा लेते हैं। प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक मंच से जिसको गाली दें तो भाजपा का कार्यकर्ता को यह पता लग जाता है कि 8 दिन में उसको गले लगाने वाले। और 2015 से शुरुआत की इन्होंने, पीडीपी को गाली दी, बाप बेटी चोर इनकी सरकार, और वहां जाकर उनके साथ सत्ता की भूख मिटाना चालू कर दिया। मेघालय में गए, वहां संगमा साहब को क्या क्या नहीं कहा इन्होंने, सत्तक बुद्ध की सबसे भ्रष्ट आदमी देश का, उसके बाद उनके साथ सत्ता का गठजोड़ कर लिया। ये थकते नहीं थे कल तक नीतीश बाबू को भला बुरा बोलते हुए। अब हर एक प्रांत में देख लो आप, जिसको इन्होंने परिवारवाद के नाम पर गाली दी उनके साथ सरकार बना ली, जिसको भ्रष्टाचारी बनाया उनके साथ सरकार बना ली। अरे ये 38 दल हैं कौन, बताओ तो सही, कभी चर्चा सुनी भी है आपने? क्यों डर रहे हैं प्रधानमंत्री जी इतना प्रतिपक्षियों से? आप क्या भय है? प्राण प्रतिष्ठा कर ली ना जिसके नाम पर वोट चाहते थे आप, लेकिन आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का श्राप लगेगा आपको। अच्छा। उनके मार्ग पर चलने की अपेक्षा दंभी रावण की सत्ता चलाना चाहते हैं।
आपको कौन स्वीकार, बताइए मुझे आप। इनके दल में 38 दल हैं, 25 दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है। उन्होंने तो लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ा। हमारे यहां सब प्रांतों के स्तर पर, राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रभावी राजनीतिक दल हैं। आप वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, आप पंजाब में देख लीजिए, आप कर्नाटका में सारे प्रांतों में जो मजबूत नहीं, दल तो हैं, हैं वो सब अभय एक जी, साथ आए हैं। लेकिन दल एक तो साथ हाँ, भी तो आए। आपने अभी जिन दो नामों का, दो राज्यों का जिक्र किया, दोनों ही का तो उदाहरण दे रहे हैं, बिहार का भी और बंगाल का भी। कहां हो रहा है समझौता? जहां समझौता होगा वहां सब साथ मिलकर लड़ेंगे। 2004 में भी तो यही कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जी। 2004 के जब लोकसभा का चुनाव था, हमारा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ था। त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, वहां नहीं हुआ। लेफ्ट फ्रंट से हमने आंध्र प्रदेश में समझौता किया था, लेकिन उसके बावजूद पोस्ट पोल अलायंस हुआ, 335 सीटें आई। तो एक तो होगा हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस, एक सीधा अलायंस होगा, एक पोस्ट पोल अलायंस होगा। अच्छा। इनसे तो पूछिए इनके कुनबे में है कौन। अच्छा, आप ठीक। देखिए संजय निषाद ने जो राम भगवान के प्रति अभद्र बात की, उसके बाद मोदी जी ने गले लगाया बुला। अच्छा ठीक है अभय जी, ठीक है। देखिए आपने बड़ी अहम बात आप भूल गए। 3 दिन पहले भी आपने कहा जीतन जरूरी राम नहीं मांझी कि को हम आपने सबके देखा। साथ चुनाव से पहले मिल जाएं या समझौता हो जाए। किसी के साथ अभी समझौता होगा, नहीं होगा तो चुनाव के बाद होगा। तो मतलब गठबंधन जो है वर्क इन प्रोसेस है, चुनाव के बाद भी चलता रहेगा। अच्छा आलोक जी, इस पर एक उत्तर दे दें। जहां तक बात थी क्यों नहीं ये सब लोग जो है दूर क्यों जा रहे हैं, ममता जी वगैरह, उन्होंने कहा कि घर में रखे बर्तन है टकराएंगे, बाजार में रखे बर्तन नहीं है। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आप लोग तो जिसे दी गाली उसी के लगे गले। नहीं, उनका दोनों बात का जवाब दे रहा हूं। सबसे पहली बात, इन्होंने ठीक कहा कि चुनाव के बाद समझौता होगा, क्योंकि चुनाव के बाद कोई विपक्ष बन ही नहीं पाता है, मुख्य विपक्षी दल का कोई दर्जा ही नहीं ले पा रहा है, तो चुनाव के बाद ही समझौता करते हैं बेचारे। 14 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, हालत तो ऐसी हो गई है। हमें कहते हैं कि हम डर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री कल रात से भागा हुआ है, अभी शाम को प्रकट हुआ, डर हम रहे हैं। दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री पूरे देश में घूम रहा था, अभी तक सब मीटिंग कर रहा था। आज ईडी ने बुलाया तो कल ईडी ने बुलाया तो 4 आदमी को पकड़ के चलने लगे, बीमार बन गए। डर हम रहे हैं। शाबाश। राहुल गांधी बोलते हैं कि चले गए तो चले गए, हम अकेले लड़ेंगे। और ईडी जब बुलाता है तो 2000 कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में निकल जाते हैं उनके पीछे पीछे। डर हम रहे हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब बर्तन क्या बुलाते हैं, हमें व्यापार करते हैं। जी नहीं साहब, इसको कहते हैं नेतृत्व। ये नेतृत्व की क्षमता होती है, नेतृत्व की विश्वसनीयता होती है। कि हमारे साथ जितने आए हैं ना, सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना है। आपके यहाँ जितने इकट्ठे हुए हैं ना कुकुर मुत्ते की तरह, उन सबको प्रधानमंत्री बनना है। और आपका बस चले ना तो साल के 12 महीने है, तो साल के 12 महीने में 12 प्रधानमंत्री। लेकिन हो नहीं रहा है ना, दिक्कत यह है आपकी। आज समाजवादी पार्टी ने लिस्ट अनाउंस कर दी। भगवंत मान उधर पंजाब में बोल चुके हैं अकेले लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे कहते हैं 25 से नीचे नहीं लड़ेंगे। शरद पवार कुछ और कहते हैं। कितने खंड में बिखड़ी है, कुछ पता भी है। अच्छा, राहुल गांधी घूम रहे हैं। और उसके बाद आप लोग क्या कहते हैं, जयराम रमेश कहते हैं ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, राहुल गांधी राजनीतिक यात्रा नहीं कर रहे हैं। मतलब एनजीओ बन गई है कांग्रेस पार्टी। बहुत बढ़िया, ठीक है, बने रही है एनजीओ, हमारा क्या जाता है। अभय जी मैं आता हूं जरा, एक बार सुनील जी को मैं चर्चा में ले नीतीश आऊं। कुमार के बारे में बोला। जिक्र दो क्या बार लोग हो बहुत चुका है। खुश आप पहले ये क्लियर कर दें एक बार। सौरभ जी, एक 10 सुनील सर, एक 10 सेकंड। देखिए आपने 2 बार अवसर, सर आप 3 हैं उधर, वो 2 एक हैं। मिनट, अच्छा, आपने चलिए। 2 बार अजय आलोक का चलिए अवसर ठीक है, दिया, बोलिए इतना सर, ज्यादा न्याय मत लंबा नहीं कीजिए। प्लीज। मैं सुनील जी के पास जाऊंगा। बोलिए। हाँ नहीं, बिल्कुल बहुत छोटा बोलूंगा। मुझको लगता है चिड़ियाघर में नौकरी करते थे सज्जन पहले शायद। मैंने जितनी डिबेट सुनी पशु पक्षियों की बात करते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ी कृपा करो राजनीति पर। आपने इतने पापियों को इकट्ठा किया है ना, सच्चाई बताया तो चुप गया क्या? आप मिर्ची लगी, प्रत्येक प्रांत में चले जाओ। जो हमको ईडी सीबीआई का डर, अरे गीदड़ चिड़िया भक्ति घर। किसी और को देना मेरे भाई। शेर है शेर, डरते नहीं है। तुम्हारे जो ये भेजो हेमंत तो विश्वा शर्मा क्या, हाँ, ED देख लिया मैंने खिलाफ कितने किताब बड़े निकालते शेर हैं। थे। भेजो हसन मुंशरिफ क्या, गजब शेर है आप लोग तो। भेजो गजब अजीत शेर है। पवार अरे क्या, गजब घोटालेबाज भेजो शेर है प्रफुल्ल भैया। पटेल क्या, भेजो गजब भावना घोटालेबाज गांधी शेर क्या, है। नेशनल भेजो हेराल्ड, मुकुल राय क्या, नेशनल हेराल्ड का भेजो घोटाला करके शुभेंदु शेर अधिकारी बेल पे क्या। घूम रहा है। शेर है। जितने तुम्हारे है ना, हाँ? जितने दाग तुम्हारे दामन में शेर हैं, जेल में पड़े हुए आम आदमी उतने पार्टी के शेर आजाद हैं, भारत शेर। के इतिहास में कहीं सब नहीं घोटालेबाज शेर हो गए मिलेंगे। यहाँ मुंह में पे। राम बगल में छुरी। आजाद प्रधानमंत्री भारत की के बात इतिहास करते हैं में। राम राज्य और रावण के आजाद राज्य भारत की के इतिहास में, अवधारणा को आजाद भारत के चरितार्थ चलिए, इतिहास ठीक में है, आपके जैसे ठीक बड़ा है। चोर सारे परिवार तो हुआ ही तुमने नहीं। इकट्ठे सुनील कर यादव लिए। जी, अहि सुनील जी, रावण, आप महि हमारे साथ रावण, समाजवादी पार्टी से हैं। कुंभकर्ण। जी, सुनील जी
देखिए, अभी अजय आलोक जी ने 2 बार जिक्र कर दिया आपकी पार्टी का। आप इंडिया गठबंधन में हैं, कांग्रेस आपकी साथी है या नहीं है? पहले आप 11 सीटों का इनके लिए ऐलान करते हैं एक तरफा। कांग्रेस पार्टी कहती है हमारी तो बातचीत अभी चल रही है। बातचीत अगर अभी चल रही है तो अभी आज आपने 16 सीटें भी डिक्लेयर कर दी। गठबंधन में तो ऐसा नहीं होता। जी, मैं पहले तो अनुरोध करूंगा आपके कार्यक्रम में, मैं भी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था और इंडिया गठबंधन के लोगों को उन्होंने जिस बात से संज्ञा दी है, मुझे लगता है थोड़ी तो नैतिकता होनी चाहिए, थोड़ी मर्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आप वैचारिक रूप से विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं? मुझे लगता है जो प्रवक्ता साहब हैं, अभी एक भी सदन का मुंह नहीं देखा होगा। जो लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको आप किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? कम से कम इतनी मर्यादा रखिए। और मुझे लगता है आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अगर किसी पार्टी के वर्कर हैं, तो आपकी भी इच्छा होगी किसी सदन की जाने में, लोगों की मदद करने में, देश को और आगे ले जाने में। तो अगर आपकी भाषा ठीक रहेगी तो शायद आपके सपने और आप देश के लिए कुछ कर सकें। जी, बोले, आगे बोले। जहां तक सवाल हमारे गठबंधन का है, तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने माननीय जयंत चौधरी जी से बात करके वो सीटें डिक्लेयर कर दी। कांग्रेस से लगातार बात हो रही है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 11 सीटों पर एक्स पर लिख करके कह दिया कि सहमति बन गई, और हम आपके कार्यक्रम में इस बात को कह रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस को लगता है कि वो और भी कोई सीट जीत सकते हैं, वो अपना प्रत्याशी दे देंगे या समाजवादी पार्टी की जो कमेटी बातचीत कर रही है उसको मोटिवेट कर देंगे, क्योंकि तो हम और सीट दे देंगे। कोई उसमें आपत्ति नहीं कि नहीं, वो यही है। हमको उत्तर प्रदेश, अब उन्होंने उनमें से कोई सीट की मांग कर दी जो आपने आज 16 सीटें जारी की हैं, तो क्या करेंगे? इसीलिए मैंने कहा गठबंधन होता है तो बिल बैठकर बात होती है। क्यों मांग कर देंगे? उसमें क्यों मांग कर देंगे? आपने तो उनको बिना बताए जारी कर दी ना। बात होकर के ही सीट डिक्लेयर हुई है। नहीं 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 नहीं, देखिए हम अपनी लिस्ट तो थोड़ी सबको दिखाते रहेंगे। हमने तो कांग्रेस से बात कर ली, हमने राष्ट्रीय लोक दल से बात कर ली, बाकी सीटों पर भी हम कांग्रेस से और राष्ट्रीय लोक दल से पूछे। सुनील जी, आपने खुद कहा कि कांग्रेस अगर आगे कुछ और सीटें हमसे मांगेगी तो हम विचार करेंगे। मैं तो सिंपल बात कह रहा हूं। गठबंधन की प्रक्रिया ये होती है, मिल बैठकर फाइनल होता है। ये आपकी कि हमारी? आज अगर कांग्रेस उन्हीं 16 में से कहती है कि हम इसमें से ये सीट भी लड़ना चाहते हैं, क्या अपना प्रत्याशी वापस ले लेंगे आप? नहीं ना। नहीं, देखिए कि वो जो 16 प्रत्याशी घोषित हुए हैं, इसका मतलब कांग्रेस से बात हो गई होगी। वहां कांग्रेस ने क्लेम नहीं किया होगा, कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं रहा होगा, तभी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। ठीक है, चलिए। और मुझे लगता है कि आप कम से कम अपने कार्यक्रम में हमारा कांग्रेस का झगड़ा मत कराइए। ये सहमति से हुआ है। और जहां तक सवाल है, देखिए, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित ना हो, जिस देश की संसद सुरक्षित ना हो, जिस देश में सबसे ज्यादा महंगाई हो, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, सामाजिक ताना बाना बिगड़ा हो, और जो सरकार देश में है बड़े सपनों के साथ आई थी, लेकिन भ्रष्टाचारियों का सरगना कौन बन गया आज? बलात्कारियों का सरगना मददगार कौन बन गया है? देश का पैसा लूट कर ले जाने वालों को कौन मदद कर रहा है? ये जनता जान रही है। देश का किसान जान रहा है, बेरोजगार नौजवान जान रहा है, अगर आप पिछड़ा, दलित, मुसलमान सब जान रहे हैं कि किस सरकार से किसका हित है, कौन सी सरकार बदलने से देश की तरक्की है। चलिए, अच्छा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और हमारा गठबंधन भाजपा को हरा करके दिल्ली में भाजपा को रोकेगा। अच्छा, ठीक। मैं चाहता हूं जरा इस पर अब एक बार हमारे साथ मेहमान अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी रामविलास पार्टी से हैं, वो बोलें। देखिए, उन्होंने कहा, एक आपने राहुल गांधी ने आज कहा ना, जैसे दबाव पड़ा और यू टर्न ले लिया नीतीश कुमार जी ने। कोई बात नहीं, लड़ाई में बहुत ऐसे दबाव आएंगे, आगे भी हम लड़ते रहेंगे, लेकिन जो साथी बचेंगे साथ में उनके साथ मिलकर लड़ेंगे, जो छूट जाएगा वो छूट जाएगा। वाजपेयी जी। नहीं, सौरभ जी, ये राहुल गांधी का बयान जो दिया उन्होंने, वो बयान बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, तथ्यों को देखो। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ये नहीं चाहा कि किसी तरह का कोई इंडिया गठबंधन टाइप की कोई चीज बने, और उसके पीछे उनका सोचना बिल्कुल ठीक है। देखिए, वो 24 की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो 29 की तरफ है। कांग्रेस का पहले दिन से प्रोग्राम ये है कि अपना वोट छत्रपों से वापस आना चाहिए किसी तरीके से,
और अगर वो छत्रपों से कंप्रोमाइज कर लेगी तो कैसे वोट आएगा? और छत्रपों का ये है शुरू से कि भैया अगर कांग्रेस को हमने कमान दे दी तो वोट सारा शिफ्ट हो जाएगा। ये लड़ाई चल रही है और इसमें हमको क्या लेने देना सौरभ भाई? एक बात बताओ ना, ये तो इन लोगों का डिसीजन था, इन लोगों का कंक्लूजन ये था कि अगर मोदी को हराना है, अगर मोदी को हराना है तो सब इकट्ठे हो जाइए। ये तो शुरुआत ही हुई नहीं थी कि शुरुआत में ही कहाँ हो पाए इकट्ठे, कहीं चीज कोई हो ही नहीं पाई। और क्यों होंगे? देखिए जनता को बिल्कुल पूरी तरीके से समझ आ गया इनकी प्लानिंग जो चल रही थी। जनता अब गुमराह होने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस तरह के प्रयोग पहले भी हुए हैं। 80s 90 के दशक में इस तरह के प्रयोग बहुत हुए और उसका रिजल्ट क्या आया? खिचड़ी सरकारें जो बनी 11 महीने 16 महीने 22 महीने, उसका रिजल्ट निकल के क्या आप ये कहना चाहते हैं वाजपेयी साहब की कांग्रेस पार्टी जानबूझकर अपने एलाइज को दूर भगा रही है? इनकी नियति नहीं है कि इनके साथ ये बात सही है भाई, बिल्कुल ये बात सही है। उसके पीछे लॉजिक है। ये दुबई जी बैठे हैं, अगर ये ईमानदारी से बात करेंगे तो इस बात को डिटो करेंगे। कांग्रेस को अपना जो 88 में वोट वीपी सिंह जब कांग्रेस छोड़ के आएंगे तब वो वोट चला गया छत्रपों के हाथ में, मुलायम सिंह यादव के हाथ के, लालू यादव, नीतीश बाबू, रामविलास पासवान, सब छत्रपों के हाथ में वोट बता था और वो वोट आज तक वापस नहीं आ पाया है। तो कांग्रेस जो ये जो यात्रा निकाल रही है, अगर इनकी आपने तो देखिए इसको पूरी चर्चा में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे दी। क्यों निकालती? मतलब कांग्रेस पार्टी जो वैसे दिख हमको रही है कि एक अलायंस बनाना चाहती है, दरअसल इन सारे अलायंस को दूर भगाना चाहती है ताकि लोग इनसे दुखी होकर के पहले ही अलायंस तोड़ दें। इनको ना कहना पड़े कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे, दूसरे ही कहते हैं कि हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करते। ये हकीकत है और ये दिख रहा है, तथ्यों से ये क्लियर हो रहा है। देखिए, और उन्होंने मान लिया है कि 24 की लड़ाई में हम नहीं है कहीं भी। ठीक है, देखिए अभी तो 2 एलआई इनके बैठे हैं यहाँ पर, आरजेडी से जिज्ञासु साहब भी बैठे हैं, सुनील जी एसपी से हैं। एक मैं जिज्ञासु जी से पूछ लेता हूँ। देखिए ममता जी ने आज अभिषेक बनर्जी का बयान है कि डेडलाइन थी, क्यों नहीं किया सीट समझौता। इससे नीतीश कुमार की पार्टी से उन्होंने और उनके नेताओं ने कहा बात आगे बढ़ा ही नहीं रहे थे, तो हम कब तक इंतजार करते रहते, हमको भी हटना पड़ गया। आपका भी ऐसा कोई अनुभव है क्या जिज्ञासु जी? देखिए, राजनीति इस तरह से अगर आप अस्थिर मन से करेंगे और तब जबकि देश इस तरह के मोड़ पर खड़ा है, जब आपसे बड़ी आशाएं हों और वहां आप इस तरह का रवैया अपनाएंगे, तो फिर यह दिखाता है कि आप कितने सीरियस हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी पर तो हमें कुछ कहना ही नहीं है, जिनका राजनीतिक दर्शन ही है एकाम लज्जाम प्रत्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्। एक शर्म का ही तो त्याग करना, फिर जीत ही जीत है, फिर उसमें उसूल तो होता नहीं कुछ। तो कन्वीनियंटली जहां आप चले जाएं और जहां आप सत्ता में आ जाएं, हाथ मिला लें। उनका बयान ही है जाने के बाद, हम जहां थे वहीं आ गए, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। तो ये अगर आपका कमिटमेंट है किसी सरकार को हटाने का, तो फिर आप पर क्या, हम लोग आपको तो मैंने प्रतिक्रिया के भी अब लायक नहीं हम समझते, और गुस्सा भी नहीं, आप पर तरस आ रहा है कि आप वहां कम से कम अब दुरुस्त रहें, आपको ज्यादा ये लोग टॉर्चर ना करें, हम यही कामना करते हैं। ममता जी का जहां तक सवाल है, तो आपको कांग्रेस के साथी ने बताया और हम सबका अनुभव है कि कई 2004 में भी और उससे पहले 77 में क्या जगजीवन बाबू सीएफडी से जो लड़ रहे थे कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी से, क्या जनता पार्टी में मर्जर हुआ था उनका चुनाव के पहले? और इस तरह की समझदारी के साथ पोस्ट पोल अलायंस होता ही है। तो जहां कहीं हमारा अभी सबसे बड़ा फोकस ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सब लोग दिल्ली पहुंचे। दिल्ली ताकत की पूजा करती है और हमारी नजर है कि हम किस तरह से सरकार बनाएं। जिज्ञासु जी, जो बात अभय दुबे जी ने कही वही बात आप भी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हम पहले कोई प्री पोल अलायंस करें, बाद में हमको सीटें जीतना है, फिर बाद में सब एक हो जाएंगे। भाई ये तो आप ही लोगों की कवायद थी ना, ये तो इनिशिएटिव आपका ही था कि हम इनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ हर सीट पर एक साझा उम्मीदवार देना चाहते हैं। तो अब आप तो फिर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो आप नहीं कर पा रहे। नहीं, आज भी हमारी यही कोशिश है कि हम अधिकतम जगहों पर समझदारी के साथ चुनाव लड़ें और सीधी लड़ाई में जाएं। लेकिन आप क्या कीजिएगा, कुछ लोग इतने लचीली रीढ़ के हैं कि अब हमारा बस नहीं चलता ऐसे लोगों पर, वो है ना। और दूसरा कि हम इसमें नीतीश जी को ही दोष नहीं देते, ये जो ऊपर से एक सत्ता का डंडा चलाया जा रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पॉलिटिकल टूल की तरह जो इस्तेमाल है, उसमें मुझे उसका भी असर याद आ रहा है। एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, अभय जी भी बोलना चाह रहे हैं। अजय जी आपके पास भी आता हूं, छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए कुरुक्षेत्र 2024। हम बात कर रहे हैं कि जो गठबंधन बन रहा है
बन रहा था कहना चाहिए क्या इसको? अब क्या इसमें जितने दल जितनी तेजी के साथ जुड़े नहीं उससे तेजी से अब इससे दूर हो रहे हैं? लौटेंगे तो बात करेंगे आगे। बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या कोई गठबंधन, कोई महामोर्चा बन पाएगा? और क्योंकि ये सवाल इसीलिए है क्योंकि एक एक करके इस गठबंधन के साथी दूर हो रहे हैं। नीतीश कुमार इसमें बहुत ताजा उदाहरण है और अब चुनावों में एक एक करके दिन बीतता जा रहा है तो बहुत दूरी बाकी नहीं है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अजय आलोक जी, दो स्टेटमेंट यहाँ इसी पैनल में और आपके साथी मेहमानों ने और दिए। आपके साथी ए के वाजपेयी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीयत ही नहीं है इस अलायंस को करने की, वो लड़ाई लड़ रहे हैं 2029 की। ये तो उसका कैप्टिव वोट है जो कब्जाया हुआ है क्षेत्रीय दलों से, क्षेत्रीय दलों ने उससे, उनके साथ वो कभी नहीं जाएगी। वो चाहती है कि इस चुनाव में ये दिखा दिया जाए कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सकते हैं। आप क्या इससे सहमत हैं? एक बात, सवाल ये है। और दूसरी बात, जिस बात की लगातार चर्चा हो रही है कि गठबंधन होगा, जितने भी लोग होंगे साथ में जुड़ेंगे, पहले जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे तो बाद में जुड़ेंगे, होंगे तो आके आपके खिलाफ ही। हाँ बिल्कुल सर जी, आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन सुनील जी ने चूंकि मुझे व्यक्तिगत बोला कि मैं मर्यादा का ख्याल नहीं रखता हूं, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर उन्होंने विपक्षियों को वी और पक्षी बोला तो पक्षी कौन सी अमर्यादित शब्द है? और आप सदन में पहुंच गए तो सारी मर्यादा आप ही जानते हैं, पक्षी अमर्यादित है। जब आपको कोई चिरकुट पार्टी कहता है और कांग्रेस को आप धोखेबाज पार्टी कहते हैं, या कोई अखिलेश वखिलेश कहता है, वो अमर्यादित नहीं होता है, लेकिन पक्षी कहना अमर्यादित हो गया। खैर छोड़िए, ये आपकी सोच है, मुझे ज्ञान देने के लिए शुक्रिया। दूसरी बात, वाजपेयी जी ने जो कहा वो मैं 100% सहमत हूं वाजपेयी जी से। कांग्रेस थोड़ी अपने आप को री इन्वेंट करे। राहुल गांधी ने खुद कहा है कि मैं देश को समझना चाहता हूं, तो देश समझ रहे हैं। देश को समझते समझते समझ में आया कि हर जगह रीजनल पार्टीज कांग्रेस का वोट खा के बैठी हुई है, तो पहले इनको निपटाएंगे। और शुरुआत अच्छी हुई है, कर्नाटका में जेडीएस को निपटाया, बीआरएस को तेलंगाना में निपटाया। लेकिन कैसे निपटाया? ये निपटाने का भी एक मॉड्यूल है। निपटाने का मॉड्यूल है कि माइनॉरिटी वोट, मुस्लिम वोट को एक तरफा अपनी तरफ करो और बाकी जितने हिंदुओं को डिवाइड कर सकते हो उसका वोट लो। मॉड्यूल ये जो मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमान जोड़ो यात्रा, ये मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट 2, रूट निकाल के देख लीजिए, सारे माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया से गुजर रहे हैं। बिहार में भी कहां से घुसे? किशनगंज में घुसे, अररिया जाएंगे, पूर्णिया जाएंगे, कटिहार जाएंगे, निकल जाएंगे। सारा सीमांचल का एरिया मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। बंगाल में भी वहीं जा रहे हैं। ममता दी क्यों गुस्सा गई? सिलीगुड़ी में क्यों बैन कर दिया? पोस्टर क्यों फाड़ दिए गए? क्योंकि आज के डेट में बंगाल में वो मुस्लिम वोट 100% ममता दी के साथ है। ये मैसेज कांग्रेस देना चाहती है कि लोकसभा में बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, इसलिए मुसलमानों का एक तरफा वोट हमें मिले। अखिलेश क्यों डरे हुए हैं? यही इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि अगर मुसलमान अखिलेश के पास से निकल जाएंगे यूपी में तो बचेगा क्या? तो सब कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज के मन में ये डर बैठा हुआ है कि कांग्रेस उनको निगलने के फेर में। नंबर 1। नंबर 2, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई असर नहीं पड़ता, हम तो जानते हैं कि हम किनसे लड़ रहे हैं। दूसरी बात, प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस, मैं 2 साल पहले जब बीजेपी में नहीं आया था मैं तब भी बोलता था कि ये सारा अलायंस एक ही तरह बन सकता है कि अगर किसी तरह नरेंद्र मोदी को 272 पे आने से रोक दो, तब ये जितने होंगे ना अपने सारे मतभेद भूल के एक हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ 272 तो बहुत दूर, यहाँ 350 से ऊपर हम जाएंगे। तो इनके चाहने से कुछ नहीं होता है, देश की जनता इनकी हकीकत देख रही है। आज की तारीख में अकंठ भ्रष्टाचार और परिवारवाद में डूबे हुए लोग क्या करेंगे? आज सपा की लिस्ट देखिए आप जरा, 16 कैंडिडेट को अनाउंस किया, 16 में से 3-4 घर के, अक्षर यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव। परिवारवाद और भ्रष्टाचार, हम क्यों कहते हैं कि दोनों मिले हुए हैं? बिल्कुल ऐसे करके मिले हुए हैं। एक मुख्यमंत्री भागा हुआ है, 2-2 BMW जब्त हो रही है, 36 लाख रुपए जब्त हो रहे हैं, ईडी जब्त कर रही है। कहां से आते हैं प्रभु इतने पैसे? जनता पूछेगी। गरीबों की बात करने वाले, गरीब वंचितों गुबड़ा की लड़ाई लड़ने वाले, इतने पैसे कहां से आ जाते हैं? ठीक है, जवाब पहला अभय जी। 350 करोड़ धीरज साहू के पास से मिलते हैं, अभय दुबे जी नहीं बताएंगे कहां से आए। पहले अभय जी बोलिए। सौरभ जी देखिए, यहीं से स्टार्ट कीजिए। विडंबना देखिए, वाजपेयी साहब चाचा भतीजे 2 हिस्से कर दिए पार्टी के आपकी, मगर अभी भी शरणम गच्छामी हुए पड़े। जब सत्ताधीश को हार का डर सताता है तो वो आक्रामक हो जाता है। ये जो तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही, क्यों कर रही? क्योंकि भय व्याप्त है उनको पता है एक भी चर्चा किसी टेलीविजन पर पीएमओ से जो आदेश आता है कि चर्चा करो साहब प्रतिपक्षी दलों पर, अरे हम तो अपना निर्णय लेंगे समय आने पर, ना तो कोई आचार संहिता लग गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये जो गठबंधन है इंडिया दलों का, इसी पर ही चर्चा हो सिर्फ।
आपके गठबंधन पर तो चर्चा करो। प्रधानमंत्री जी 38 दल तो मुंह दिखावे के हैं, गठबंधन किन से इनका? ईडी से, सीबीआई से, 39 हो गए ना। जो संवैधानिक संस्थाएं उससे उसको इस्तेमाल कर अरे रहे हैं। 39 हो गए। दूसरा, जितने लुटेरे हैं आप देख लीजिए, जितने पापी और लुटेरे हैं 41 हो गए ना, तो नाम भी नहीं पता होंगे। मैं दावे से कहता हूं 10 नाम गिना दिए यहां पर, इनको पता भी नहीं है। 39 एक वो तो आप 39 कोई चर्चा, नीतीश सौरभ जी जी आ को गए मैंने इधर। 4 बार सुना, उन्होंने कहा मोदी जी के खिलाफ। अरे एनडीए एक बार तो बोल दो, आप तो बोल दो, मुंह से नाम ले दो एनडीए का। एनडीए का नाम भी नहीं लेना चाहते। ये इनकी जो आक्रामकता, देखिए झारखंड में, यहां बिहार में अब चर्चा करने को तैयार नहीं। नीतीश बाबू का नाम कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं ले रहा है। वो ये दिखा रहे हैं कि देखो साहब ईडी चली गई लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ, वो झारखंड में ईडी काम कर रही है। अरे 24 में सत्ता से बाहर हो जाओगे ना तो 7 साल जेल के बाहर नहीं आओगे, ध्यान रखना। इतना आकंठ पाप में डूब गए हो आप। आपके मेहुल भाई, आपके नीरव भाई, आपका विजय माल्या, आपके संदेशरा बंधु, आपके हेमंतो बिस्वा शर्मा, आपका शुभेंदु अधिकारी, आपका भावना गवली, आपका प्रदीप सरनाइक, आपका प्रफुल्ल पटेल, आपका हसन मुंशरिफ, आपका अजीत पवार, एक के बाद एक लाइन झड़ी लग जाएगी। साहब क्या बात कर रहे हो? 5,38,000 करोड़ रुपए वो जो एनसीएलटी के स्कैम में खा गए, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक लुटेरे, 14 लाख करोड़ रुपए के व्यापारियों का आपने एनपीए राइट ऑफ कर दिया। आपने अपने धन्ना सेठ को 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ करा दी और किसान 27 रुपए पर ला दिया। तो क्या देश देख नहीं रहा है? क्या ये युवाओं को छला, उनके रोजगार के अवसर छीन लिया आपने, किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दी। जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां थी, जाट समाज का इससे बड़ा अपमान का घुट नहीं पीना पड़ा कि सड़कों पर तड़पाया उनको, किसानों को तिल तिल कर तड़पा कर उनके राह में कील कांटे बिछाए। देश नहीं देख रहा है क्या? इन सारे पापों पर पर्दा डालने के लिए रोज एक नए नैरेटिव के साथ आ जाते हैं। हम लोग परिपक्वता के साथ गठबंधन करेंगे और बहुत अच्छे समन्वय के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। ठीक है। अभी जितनी बातें अभी आपने वाजपेयी जी को याद दिलाते हुए कही थी कि इनकी अपनी पार्टी का क्या हाल हुआ, वो उसको भूल जाते हैं। जरा जवाब दे दीजिए वाजपेयी साहब। देखिए, राजनीतिक पार्टी जो होती है ना, उसको सब तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर वो जनता के साथ है, जनता के लिए काम कर रहा है और जनता उसको रिस्पॉन्ड करती है, तो 2 से एकदम 400 पे भी पहुंच जाएगी। अभी देखते जाइए आप। वो मत मुझे हमको सिखाइए, ये राजनीति है, इसमें चलता है। लेकिन मैं वैसे आज 2 विपक्षी नेताओं से एक सी बात सुन चुका हूं। देखिए, अभी आपने गौर किया होगा अगर अभय दुबे जी की बात पर, इन्होंने कहा अगर चुनाव हार गए तो सालों जेल से बाहर नहीं निकलोगे। ऐसे ही आज आरजेडी के राज्यसभा के सांसद हैं मनोज झा। आज चूंकि तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही है ईडी की, कल लालू यादव से पूछताछ हुई थी, उन्होंने भी यही बात कही कि आज जहां तुम बैठे हो कल हम भी हो सकते हैं, तो बच के रहना। ये सब हमें तुम ही लोग सिखा रहे हो। तो ये कोई चेतावनी, कोई धमकी जैसा कुछ है क्या जैन जी? इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इनको घमंडिया गठबंधन कहा था। एक सेकंड, जैन जी बोलिए। हम सब ये चाहते हैं कि आम आवाम के बीच जो विश्वसनीयता है और अब तक रही है इस देश की शीर्ष जांच एजेंसियों की, वो कायम रहे, उसका इकबाल बुलंद रहे। लोगों को लगे कि सच में इंसाफ होता है, यहाँ फैसला फरमान नहीं सुनाया जाता, इंसाफ मिलता है। तो वो उसकी सेहत के लिए ठीक है, ईडी के लिए, कि उसकी क्रेडिबिलिटी बरकरार रहे। और मैं यही आपसे कह रहा था कि नीतीश जी जो उधर गए हैं, ये स्वाभाविक गति नहीं, बहुत तरह से ब्लैकमेल हुए हैं, हम भी जानते हैं, हम नहीं बोलना चाहते। ये वो जो फिरता है मसीहा बने गलियों गलियों, शहर का शहर ही बीमार किया है उसने। अब वो यूसुफ की जुलेखा, सभी बिकते हैं यहाँ, जा बजा मिस्र का बाजार किया है उसने। तो राजनीति में भी व्यापार बताना चाहिए ना फिर आपको कैसे ब्लैकमेल हुए नीतीश कुमार करने वाले लोग जो है जी, बताना चाहिए आपको। पसंद करेगी जनता इस देश की इस चुनाव में, क्योंकि आपने, ये बड़ा आरोप है आपका, आपने कहा बड़े अलग अलग तरीकों से ब्लैकमेल हुए नीतीश कुमार। बताना चाहिए आपको क्या दबाव डाले गए उनके ऊपर। राहुल गांधी भी कह रहे हैं दबाव डाला गया। आप स्वयं देखिए, वो कोई एक्सक्यूज दे ही नहीं पा रहे हैं। और अजय आलोक जी ने जो अभी कहा कि राहुल गांधी जी की यात्रा किशनगंज, कटिहार, इस तरह के जगहों से होके गुजर रही है, ये बहुत आपत्तिजनक बयान है। ये जिस इलाके को, जिस जिले को ये एक खास मजहब से जोड़ के दिखा रहे हैं, क्या वो बिहार का हिस्सा नहीं है? क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है?
आप इस तरह से फिरका परस्ती को बढ़ावा देने वाला वक्तव्य देंगे? ये घनघोर आपत्तिजनक बयान है। ये कपड़े से पहचाने जाने वाली राजनीति का ही एक्सटेंशन ये कर रहे हैं। और माफ कीजिएगा, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, मधु लिमये साहब की जयंती एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में मनाई जा रही थी अजालोक जी, और आपके पिताजी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, उन्होंने उस जमाने की रिवायत को याद दिलाया कि कैसे लोग एक दूसरे से मिलते थे और विपक्ष और पक्ष के नेताओं के बीच स्वस्थ संवाद होता था। आपको इनकी बात आप इस तरह की आपत्तिजनक बात लगी करते कि हैं, मुस्लिम बहुत डोमिनेटेड ठेस एरिया से पहुंचती है। राहुल गांधी की तो यात्रा आप गुजर रही गरिमा है? सच जवाब में दीजिए अजय जी। सियासत की गिरा है। अजय जी उत्तर दे रहे हैं आपको। क्या मतलब है? किशनगंज से एक होकर मिनट क्यों नहीं एक मिनट गुजर एक मिनट, सकते? सुन लीजिए। वहां रैली नहीं होती है मैं प्रधानमंत्री जी सिर्फ की? किशनगंज की बात नहीं कर रहा हूँ। जिज्ञासु जी सुनिए, मैं सिर्फ किशनगंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे यात्रा के रूट की बात कर रहा हूँ। असम का रूट निकाल लीजिए, कहाँ गए हैं। बंगाल का रूट निकाल लीजिए, कहाँ गए। उत्तर प्रदेश के जिलों का रूट निकाल लीजिए, कहाँ जा रहे हैं। और महाराष्ट्र का भी रूट निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ मुसलमान जोड़ो यात्रा, तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। खैर वो आपके सोचने का तरीका, आप सोचिए, मैं उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। और मैंने पहली यात्रा को भी, एक मिनट, अब मैंने पहली यात्रा को भी मुसलमान जोड़ो यात्रा बोला था, और दूसरी यात्रा को भी मुसलमान जोड़ो यात्रा 2 बोल रहा हूँ। ये मेरा सोचने का ये विषय सबका है। साथ, सबका और विकास, हिंदू मुस्लिम सबका सौहार्द जो मेरे विश्वास यही पिताजी है। ने कही, वो मेरे गांव में आज भी कायम है। ये बहुत वो मेरे छिछली गांव और में आज भी उथली कायम है। अब राजनीतिक बात पे आ जाते हैं, थोड़ा राजनीतिक बात पे आ जाते हैं, थोड़ी सी राजनीतिक बात पे। अरे ये टोपी नहीं, इतना दिन भर हमें, मुसलमान रटते हैं अभी अजय कहा यादव। ये धर्म परिवर्तन मत कर लेना रे भैया किसी दिन। मैं देखता हूँ अरे सारे यार, चैनलों आप पे लोग को जो क्या सुबह से दिक्कत है यार? प्रारंभ होते हो, आप लोग सबको एकदम मुसलमान, सीधे मेरे ही पे चढ़ जा रहे हो। मुसलमान। आप लोग को मेरे तर्कों का टोपी जवाब धारण नहीं मत है, कर तो आप लेना। मेरे ही पे चढ़े जा रहे हो। मेरे तर्कों का जवाब अगर है तो दीजिए ना। मेरे तर्कों का जवाब है तो दीजिए। सनातनी को कोसने वाले, चले साहब, एक दूसरे पर ना करें कोई हिंदू धर्म को नष्ट करने अपनी बात वाले, कहिए अजय जी। मानस को पानी अजय जी, पी अपनी बात के कहिए, गाली बात देने आने वाले। मुझे सिखाएंगे? अजय आलोक की बात आने दीजिए। नहीं, सनातन धर्म को ये बोलिए अजय जी, बोलिए। बहुत अच्छा। प्लीज ऑडियो उनका दीजिए। सनातन धर्म को ये कोसेंगे सौरभ जी, तो ये बहुत अच्छे हैं। एक मिनट, सनातन धर्म को ये कोसेंगे तो बहुत अच्छा है। इनके मंत्री चंद्रशेखर, जिज्ञासु जी के पार्टी के मंत्री चंद्रशेखर सनातन धर्म में आवाज निकालेंगे, हिंदू धर्म पे अंड बंड बात बोलेंगे, तो वो बहुत अच्छे हैं। समाजवादी पार्टी के मित्र उनके साथ में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहेंगे हिंदू धर्म खत्म है, सनातन विष का प्याला है, तो ये बहुत अच्छे हैं। हाँ, राम मंदिर का विरोध करने वाले अगर बाकी चीज बोलेंगे तो ये बहुत अच्छे हैं। अब मैं एक यात्रा को मुसलमान जोड़ो यात्रा बोल रहा हूँ, तो इनको मिर्ची लग रही है। किस बात की मिर्ची है भाई? सच्चाई दिखा रहा हूँ, यही आईना है। आईना यही है, सच्चाई तो अच्छा, यही है कि आप लोग क्या एक दूसरे को राजनीतिक खाने बात के कह रहे चक्कर थे? में घमंडी क्या हो आप क्या आप लोग। कहना चाह रहे थे अगर- अजय जी? बोलिए। बोले रामानंदियों का मंदिर है, रामानंदी संप्रदाय। अभय जी एक एक करके आक्रोशित नहीं हुई। देखिए ऐसा है, शेव नहीं आएगा, अजय जी बोलिए। शाक्त नहीं आएगा। देखिए पॉलिटिकल डायमेंशन समझिए। क्लियर कट में कह रहा हूं, पॉलिटिकल डायमेंशन इसके समझिए। इनका पॉलिटिकल डायमेंशन सिर्फ एक है, ये अपनी ताकत को छोड़ना नहीं चाहते हैं और दूसरे की ताकत को बटोर लेना चाहते हैं, और उसके लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये हमारी समस्या नहीं है। तुम्हारी ताकत क्या नीतीश है? जी को लेके तमाम बातें, तुम्हारी ये ताकत बातें, क्या वो है? बातें, उनको क्या रोजगार कहना के चाहिए ना। अवसर सृजित किए, वो नीतीश जी ताकत है तुम्हारी। जब नीतीश जी तुम्हारी 2017 में किसानों आपके की पास गए आमदनी थे, तो आपने बढ़ा कहा दी, वो हमारे ताकत पास है आए क्या थे, तुम्हारी? तो इन्होंने कहा कि सृजन के डर से आगे, तुम्हारी ताकत एकमात्र सृजन है। के डर से आगे। अरे वो तो उन्होंने खुद घृणा। कहा कि हम यहाँ फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, इसलिए घृणा आए। फैलाओ और हमारे साथ तो सत्ता पहले भी रह बढ़ाओ। चुके हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी तो बोले ही नहीं भाई। देश की सबसे भ्रष्टतम पार्टी, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का अद्भुत उदाहरण किसी में है, अद्भुत उदाहरण तो वो कांग्रेस पार्टी है। और आपको देख के बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं। ये बात है, सब कोई फॉलो कांग्रेस को ही करता है, सब कोई फॉलो कांग्रेस को ही करता है। अब देखिए, जब तर्क खत्म होते हैं तो आपसे तुम पे कैसे आ जाता है, तुम के बाद बदतमीजी शुरू होगी। करिए, बहुत बढ़िया है, करते रहिए, एकदम अच्छे जा रहे हैं। ठीक, देखिए बार बार बात ये हो रही है कि कांग्रेस पार्टी अपनी साथी क्षेत्रीय दलों को निगलना चाहती है। ये बात चाहे केसी त्यागी हो, उन्होंने कही हो, आज अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि कब तक हम लोग इंतजार करें। एक बार समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं सुनील जी। नहीं सौरभ जी, प्रधानमंत्री जी के एक मिनट सुनील जी, जिज्ञासु जी बहुत देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। सुनील जी बोले। आरोप वो कांग्रेस पर लगा रहे हैं कि ये क्षेत्रीय दलों की ताकत चाहते हैं, केवल सहयोग नहीं करना चाहते हैं। देखिए सौरभ जी, मैं आपके कार्यक्रम में बिल्कुल स्पष्ट कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है जो इंडिया गठबंधन है, मोटा मोटा सब सीटें तय हो गई हैं। इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल की भी बढ़ गई हैं, कांग्रेस की भी लगभग बढ़ गई हैं। जो बची है वो समाजवादी पार्टी डिक्लेयर कर रही है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर साहब को सुन रहा था। पक्षी पर हमें आपत्ति नहीं हुई, आपके पक्षी कहने पर।
आपने सभी दलों को कुकुरमुत्ते की तरह कहा, उस शब्द पर आपत्ति है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब ऐसा कार्यक्रम में आप बैठे जहां पूरा देश सुन रहा होगा, तो भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। कम से कम हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। मुझे लगता है आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई वैचारिक है। हम मुद्दों पे लड़ रहे हैं, मुद्दों पे लड़ेंगे। भाई आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, हम बोलेंगे कि भाजपा ने महंगाई बढ़ाई है। बेरोजगारी आपने बढ़ाई, हम कहेंगे कि बेरोजगारी बीजेपी बढ़ा रही है। आप झूठ बोल करके सरकार में आए, हम कहेंगे कि आप झूठ बोलते हैं। आपने कहा था काला धन ले आएंगे, लेकिन अपने ही चहेते लोगों को देश का पैसा लेकर के भागने में मदद की और अब तक पकड़ नहीं पाए, तो हम चोर के मददगार कहेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, सुनील जी मैं रोक रहा हूं बीच में, बिल्कुल मेरी मजबूरी है, समय नहीं मेरे पास। कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप, हमारे मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहां तक सवाल है विपक्षी गठबंधन का, तो ये अलायंस, ये इंडिया गठबंधन, इसको नाम बाद में मिला, लेकिन ये इतनी हाइप के साथ क्रिएट किया गया था कि ऐसा लगा था कि देश में एक ऐसा गठबंधन बनने जा रहा है जो भूतो ना भविष्य थी, जो ना पहले कभी हुआ और ना जो आगे कभी दोबारा हो पाएगा। लेकिन हमने देखा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इसमें दरार पड़ती जा रही है, पार्टियां इससे दूर होती जा रही हैं, और उसका एक सबूत आपने इसी चर्चा में देख लिया होगा कि कैसे एक साझा उम्मीदवार देने की बात से जो अलायंस बनना शुरू हुआ पोस्ट पोल अलायंस, यानी चुनावों के बाद के समझौते पर आकर उसकी बात होने लगी है। ये क्या स्वीकारोक्ति है कि इस वक्त इन दलों का एक साथ आना मुमकिन नहीं लग रहा है।